Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. And student, today we are going to continue chapter 11 of class 12, that is principle and processes of biotechnology, and today's our topic is tools of recombinant DNA technology. Okay, and it's a quite important for an exam point of view. So let's begin with this intro. आज की इस वीडियो में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर में कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज विदाउट इट दिस प्रोसेस कैन नॉट बी कंप्लीटेड. Okay, means you can say the rDNA technology can be accomplished if you have the key tools. Okay, so the first important tool is that enzymes. Okay, जो सबसे पहला टूल होता है that is enzymes. Now second thing is that a cloning vector. And now next one, an host organism. Okay, हमको इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है एक आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. ओके, अब एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार तरह के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं. दैट इज, जो सबसे पहला है वो है आपका लाइसिंग एंजाइम. ठीक है. सेकेंड वन इज दैट restriction enzyme. This is quite important. Okay, now next one is that DNA polymerase. DNA polymerase. And fourth one is that DNA ligase. Okay, ये चार एंजाइम्स जिनकी जरूरत पड़ती है इस पूरी प्रोसेस के दौरान में. सो देखते हैं कि लाइसिंग एंजाइम का क्या फंक्शन होता है. स्टूडेंट, लाइसिंग एंजाइम जो होता है नॉर्मली सेल वॉल को डिसॉल्व करने का काम करता है. ओके, जिस भी ऑर्गेनिज्म से हमको डीएनए को निकालना होता है उस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को हटाना पड़ता है. भाई, अगर आपको एग खाना है तो पहले एग की सेल हटानी पड़ेगी. बिल्कुल उसी तरह से सेल वॉल को हटाना पड़ता है और वो सेल वॉल को हटाते हैं ये लाइसिंग एंजाइम. ओके, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से इंक्लूड होंगे. जिस काइंड की सेल वॉल होती है उसी काइंड का हम एंजाइम यूज करते हैं. अगर वो सेल वॉल सेलुलोज की है तो हम सेलुलेज का यूज करेंगे. ठीक है, अगर सेल वॉल सेलुलोज की है तो हम सेलुलेज का यूज करेंगे. अगर वो काइटिन की है तो हम काइटिनेज का यूज करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम है जो लाइसिंग एंजाइम में आते हैं जो कि सेल वॉल को डिसॉल्व करते हैं. क्या करते हैं? डिसॉल्व द सेल वॉल. ओके, नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. स्टूडेंट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पूरी प्रोसेस का एक बैकबोन है. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं और इसे हम क्लीविंग एंजाइम भी बोलते हैं. क्लीविंग एंजाइम इसलिए क्योंकि ये डीएनए को कट करने का काम करता है. ओके, इसका जो स्पेशल फंक्शन है वो डीएनए को कट करता है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉर्मली दो तरह के होते हैं, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज दैट एंडोन्यूक्लियस. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सीजर भी होते हैं और इन्हें हम क्लीविंग एंजाइम भी बोलते हैं. These are also known as cleaving enzyme. ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को कट करते हैं. अब एक्सोन्यूक्लियस, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि डीएनए के एंड्स पे कट लगाता है बाहर की तरफ में. ठीक है, अगर ये आपका डीएनए है तो इसके ये एंड्स पे कट लगाएगा. ओके, और एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर यानी कि डीएनए के अंदर कट लगाएगा. यानी कि अगर ये आपका डीएनए है तो ये इसके बीच में अंदर में कट लगाएगा. ओके, तो ये तो हो गए आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. कितने तरह के होते हैं? दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस.
अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है स्टूडेंट कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ओके, पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर भी ये कट लगाता है। ओके, मींस पहले ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पहले ये इंस्पेक्ट करता है। ओके, जब उसे वो सीक्वेंस मिल जाते हैं तब वो उसको कट करता है। ओके, अब ये सीक्वेंस क्या होते हैं? ये जो सीक्वेंस होते हैं स्टूडेंट, ये कुछ 6 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। ओके, 6 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कैसे होंगे? मान लीजिए कि ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ये हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक डीएनए जो होता है नॉर्मली 1.8 मीटर कुछ लेंथ होती है, एस्टिमेटेड 2 मीटर के आसपास। तो इतने लंबे डीएनए को हमको कट करना है। आपको मालूम है कि डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब यहाँ पे आपको मालूम है GATC, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर बताया हुआ है। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर GATC इस तरह से सीक्वेंस बने होते हैं, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, इसी तरह से आगे भी ये चलता रहता है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है स्टूडेंट, इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है कि ये 6 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ढूंढता है। अब 6 बेस पेयर को वो कैसे पहचानेगा? ये जो फर्स्ट होता है और सेकेंड होता है, इनके बीच में जो 2 सीक्वेंस होते हैं इनको आप पेयर में कर दीजिए। मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हैं? GAATTC, दिस इज द 6 बेस पेयर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये ग्वानिन, एडेनिन, ये बेस पेयर हो गया, ये बेस पेयर हो गया, और ये साइटोसिन। तो ये 6 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहले इंस्पेक्ट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम रिकॉग्निशन साइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज अ रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, ये रिकॉग्निशन साइट कहलाता है। अब आपको मालूम है जो डीएनए का सेकेंड स्ट्रैंड होता है वो ऊपर वाले का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर ये वाला स्ट्रैंड होगा तो ये जो सीक्वेंस होगा, अगर ये 5 स्ट्रैंड से 3 प्राइम तक है तो ये वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम तक होगा। मीन्स अगर इस स्ट्रैंड को हम ऐसे इन्वर्ट कर दे तो ये वाला जो स्ट्रैंड होगा जस्ट इन्वर्टेड होगा, मतलब ये जो सीक्वेंस होंगे ये जस्ट इन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, GAATTC। ओके, दीज आर दी सीक्वेंस, 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस, 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस। दिस इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट्स। ओके, और इस बेस पेयर सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, क्या हम बोलते हैं इनको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का यहाँ पे मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं वो नॉर्मली अगर आप आगे से पढ़े या उसको पीछे से पढ़े, दोनों तरफ से सेम कन्वर्जन देते हैं। लाइक जैसे हमने GAATTC पढ़ा, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट भी आपका GAATTC, मतलब अगर आप आगे से पढ़ेंगे तो भी वही और पीछे से पढ़ेंगे तो भी सेम डायरेक्शन। ओके, नॉर्मली अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जैसे हमने लिखा मैडम, ओके, MADAM, आगे से और पीछे से दोनों से बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट वन आप ले लीजिए नमन, NAMAN। ओके, और आप ले सकते हैं कनक, KANAK। ओके, आपकी NCERT की बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मलयालम का,
मलयालम, ओके, MALYALAM, MALYALAM, ठीक है। तो दीज आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ओके, जो आगे से और पीछे से बिल्कुल एक जैसे कन्वर्ट करें, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, उसको आपको समझना होगा कि ये तो हो गई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही कट लगाता है, जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। सो जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कौन सा है, दैट इज HindII। तो इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं स्टार लगा के आपको बता दे रही हूं। द फर्स्ट restriction endonuclease enzyme, that is HindII, ओके, HindII। अब ये HindII नाम कहां से आया? देखिए स्टूडेंट, नॉर्मली जो भी एंजाइम्स होते हैं वो किसी ना किसी प्रोकैरियोट के अंदर से ही निकाले जाते हैं, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जो बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया या बैक्टीरियोफेजेस हो गया, इन्हीं के अंदर से इन्हें आइसोलेट किया जाता है और इन्हीं बैक्टीरिया के वायरस के नाम पर इनका नोमेनक्लेचर भी किया जाता है, ठीक है। उनके जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग नाम का नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत टफ नहीं है कि आपको अगर याद नहीं हो रहा है ये नाम कैसे आएगा। जब आप प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर अभी आप पढ़ोगे तो प्लाज्मिड में आपने देखा होगा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स बने हैं और सबके कुछ पर्टिकुलर नेम है। तो बहुत ही इजी है, मैं जब आपको प्लाज्मिड बताऊंगी तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से उसको भी मैं आपको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। HindII जो नाम है, नॉर्मली एक बैक्टीरिया के अंदर से इसको आइसोलेट किया गया है, दैट इज हीमोफिलस और इन्फ्लुएंजा, ओके, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ये देखिए, जो H कैपिटल हो गया, H कैपिटल से हीमोफिलस हो गया और जो आयन हो गया दैट इज इन्फ्लुएंजा, ठीक है। जीनस और स्पीसीज के नाम को नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट के नाम को मिला के किसी चीज का नाम रखा जाता है कि पाश्चराइजेशन की थ्योरी किसने दी थी, तो लुइस पाश्चर ने दी थी। डार्विनिज्म किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। बिल्कुल उसी तरह से बैक्टीरिया और वायरस के नाम को जीनस और स्पीसीज को मिला के इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, ओके। तो दिस इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ये डी क्या है भाई, यहाँ पे डी कहा गया, हमने एच और आयन को तो कर दिया, एच से हीमोफिलस हो गया, आयन से इन्फ्लुएंजा हो गया, बट ये डी क्या करता है, तो डी क्या है कि बैक्टीरिया के किस स्ट्रेन से इसको आइसोलेट किया गया है, ओके। बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन्स होते हैं उसमें किस स्ट्रेन से, तो बैक्टीरिया के डी स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। और ये जो रोमन नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से आगे लिखा रहता है, वो रोमन नंबर जो होते हैं वो ऑर्डर को डिनोट करते हैं, ओके। तो ये जो रोमन नंबर होंगे ये आपके ऑर्डर को डिनोट करेंगे और ये स्ट्रेन को डिनोट करेंगे, ओके। बैक्टीरिया के किस स्ट्रेन से, जैसे आप इको R1 आपने देखा है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है इको R1, ठीक है। तो इको R1 ई से क्या हो गया, दैट इज एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, दैट इज एस्चेरिशिया कोलाई। तो ई से एस्चेरिशिया हो गया, सीओ से कोलाई हो गया। आर क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रेन, तो आर क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जहां से ये आइसोलेट किया गया है। और 1 क्या है, ऑर्डर, ठीक है। बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन से और पहले ऑर्डर से उसको आइसोलेट किया गया, ओके। सो स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। और एक चीज, अभी तक टोटल बैक्टीरिया के स्ट्रेन से कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक टोटल आपके 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया जा चुका है, किसमें से, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से अभी तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया जा चुका है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, ओके। नाउ अब बात आती है, ये तो हो गया भाई
कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे क्या काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। नाउ द प्रोसेस इज डीएनए पॉलीमरेज। हम जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इसको कट कर लेंगे तो फिर हमको उसको क्या करना होगा, क्लोनिंग कराना होगा। तो हमको एक क्लोनिंग वेक्टर चाहिए होगा। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर में जब जीन की क्लोनिंग होती है तब इस एंजाइम की जरूरत होती है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जहां पे उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बन जाती है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ यूज होता है, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जब क्लोनिंग होती है। और डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट, डीएनए लाइगेज एक तरह से ग्लू होता है, ठीक है, ये एक ग्लू होता है, मतलब कि ये चिपकाता है, किसको चिपकाता है, जो आपका डीएनए होगा, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए जिसको हमने कट किया है उसको आपस में जोड़ने का, स्टिक करने का काम करता है डीएनए लिगेज। ओके, तो ये तो हो गए एंजाइम्स की बात की, ये एंजाइम्स की हेल्प से किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। नाउ अभी तक हमने जितना पढ़ा उसे हम एक डायग्राम के थ्रू एक बार हम देख लेते हैं कि डायग्राम के थ्रू हम इसे कैसे समझेंगे। तो नॉर्मली आप देखिए स्टूडेंट, इन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक वेक्टर डीएनए है और एक फॉरेन डीएनए है और दोनों को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है। ओके, और फिर उसको आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि ये जो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जो आपका हिंद2 जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है तो हमेशा जी और ए के बीच में ही वो कट लगाता है, मींस GAATTC में, और यहाँ पर भी GAATTC में हमेशा G और A के बीच में ही वो कट करता है। ओके, तो एक ये सीक्वेंस जो होता है ये आपको प्रॉपरली मिलता है, ठीक है। तो ये G और A के बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो फॉरेन डीएनए में G और A के बीच में कट लगा है और वेक्टर डीएनए में भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है और दोनों स्टिकी एंड्स को ऐड किया गया है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लीगेज। ओके, डीएनए लीगेज यहाँ पे ग्लू का काम करता है जो कि दोनों स्टिकी एंड्स को जोड़ देगा और फॉर्मेशन हुआ एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ओके, तो इस पूरे डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हुई है, टूल्स का कितना इंपॉर्टेंस है इस पूरी प्रोसेस में। ओके, नाउ अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको एक होस्ट सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस करना होगा और वहां पर जो कैरेक्टर्स फॉर्म होंगे उसकी प्रोजर्नी में वो डिजायरेबल जीन जो हमने ऐड किया है, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐड किया गया है, वो उसकी प्रोजर्नी में ये कैरेक्टर फॉर्मली दिखाई देंगे। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।